तो कैसे हैं भाई लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम अपने इंजीनियर भाई लोगों के लिए लेके आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स। हमारे इंजीनियर भाई लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। वो पेपर की पिछली रात में पढ़ते हैं। इस रात को इंजीनियर में एक स्पेशल वर्ड दिया जाता है और नेम दिया जाता है जिसका नाम होता है कयामत की। तो चलिए भाई लोग, आपकी कयामत की रात को अच्छा बनाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्लिंक आपके लिए लेके आया है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स। इस कोर्स में 10 वीडियो होगी। 10 वीडियो में आप पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स यूनिवर्सिटी टेस्ट में ला सकते हैं। हम इसमें आईपी यूनिवर्सिटी, डीटीयू, एकेटीयू और अदर यूनिवर्सिटीज के कोर्स एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना कोर्स चालू करते हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं हम कैसे पढ़ेंगे। हमारा पहला यूनिट 1 आता है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शंस। दूसरा होगा उसकी क्लासिफिकेशंस में हम क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे। पहला बैच सिस्टम, दूसरा इंटरएक्टिव सिस्टम, तीसरा टाइम शेयरिंग सिस्टम, फोर्थ रियल टाइम, फिफ्थ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, सिक्स्थ मल्टी यूजर सिस्टम और सेवंथ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम और एथ मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम। और फिर दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स, जिसमें आएगा लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, सिस्टम कंपोनेंट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे रीइंट्रेंट कर्नल और मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल सिस्टम। तो ये हमारी वीडियो 2 पार्ट में बनेगी। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड फंक्शंस और इसकी क्लासिफिकेशन। तो चलिए हम पहले पार्ट की अपनी वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो चलिए हम इसकी बुकिश लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे अपने लैंग्वेज में, इंजीनियर भाई लोग की लैंग्वेज में। An OS is a program which manages the computer hardware. It provides the basic for application program and act as interface between user and hardware. Or in another words, an OS is a program that control and execution of application program and act as interface between application and the computer hardware. इसका सीधा सीधा कहना ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम चीज वो होती है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करती है। मतलब हमें जो मेन 3 पॉइंट याद करने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसके लिए। सबसे पहला, मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। सेकेंड, इट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। और थर्ड, इट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, इट एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन। एंड फोर्थ चीज आती है, ये बेसिक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमें याद करनी है। क्या क्या हो गया? मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, सेकंड एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करता है बेसिक, थर्ड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर होता है, फोर्थ एग्जीक्यूशन करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम का। तो ये हमारी ओएस की डेफिनेशन हो गई। ये डेफिनेशन 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेते हैं किसी किसी यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ओएस उसे कहते हैं जो एक गवर्नमेंट के सिमिलर होता है। मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। वैसे ही ओएस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे अलग अलग प्रोग्रामर काम करते हैं। ठीक है, तो इसका हमने रियल लाइफ एग्जांपल देख लिया। अब हम देखते हैं इसका एब्स्ट्रैक्ट व्यू देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का और कंप्यूटर सिस्टम का। तो देखिए, इसमें यूजर, बहुत सारे यूजर होते हैं। हमने इसमें 4 ही यूजर बनाया, मगर इसमें बहुत सारे यूजर हो सकते हैं। उसके बाद फिर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर कंपोनेंट होते हैं कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, डेटाबेस सिस्टम। और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम कंबाइन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और ऑपरेटिंग सिस्टम कंबाइन होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। तो ये हमने इसका ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ कंपोनेंट देख लिया। ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है, कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटीज में पूछता है। जैसे एकेटीयू 2014 के पेपर में पूछा गया था और आईपीयू के 2012 के पेपर में ये सवाल पूछा गया था कि एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ कंपोनेंट की फिगर बनाओ, डायग्राम बनाओ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं ओएस के। ये 100% गारंटी के साथ 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो हम चलिए पढ़ते हैं। देयर आर सर्वल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ओएस।
तो क्या क्या होते हैं? पहला कन्वीनियंस, सेकंड एफिशिएंसी और थर्ड एबिलिटी टू इवॉल्व। तीनों के बारे में समझ लेते हैं हम। ओएस मेक्स अ कंप्यूटर मोर कन्वीनियंट टू यूज। कन्वीनियंस मतलब जो ओएस होता है वो मोर कन्वीनियंट बनाता है हमारे कंप्यूटर को यूज करने के लिए। जैसे एंड्रॉयड हमारे फोन को यूज करने के लिए मोर कन्वीनियंट बनाता है, वो कुछ आइकन्स देता है, हम उसमें क्लिक करते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है। कैमरे का आइकन वो कैमरे टाइप का देता है, लेंस टाइप का देता है, तो हम उसको क्लिक करने में आसानी रहता है, हमें समझने में आसानी रहती है, तो उसको बोलेंगे हम कन्वीनियंस। सेकेंड आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? एन ओएस अलाउ द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स टू बी यूज इन एन इफेक्टिव मैनर। मतलब जो हमें एफिशिएंसी ज्यादा दे, हमें एक बार क्लिक करने पे वो खुल जाए और आउटपुट हमें ज्यादा दे, इनपुट कम देना पड़े आउटपुट ज्यादा दे, तो उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। तो ओएस एक एफिशिएंसी होता है, इसका ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी भी होता है। और थर्ड होता है एबिलिटी टू इवॉल्व। इसमें क्या आएगा? एन ओएस शुड बी डेवलप्ड इन सच अ वे एज टू परमिट द इफेक्टिव डेवलपमेंट, टेस्टिंग and introduction of new system function without interfering the services। इसका मतलब क्या हुआ कि ओएस जो ऐसी चीज ऐसे डेवलप किया जाता है कि उसकी इफेक्टिव डेवलपमेंट हो, वो टेस्टिंग में यूज हो आ सके, और अगर हम उसमें कोई नया फीचर यूज करें तो वो पुराने फीचर्स में कोई इंटरफेस ना करे, पुरानी सर्विस ऐसी चलते रहे और नया फीचर ऐड हो जाए उसके अंदर, तो इसको बोलेंगे एबिलिटी टू इवॉल्व। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव है, ये 100% आपके पेपर में 2 नंबर में पूछ सकता है, और कभी कभी अगर आपका लक अच्छा हुआ तो भाई लोग ये 5 नंबर में भी आ सकता है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव के बाद हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक में, जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये चैप्टर में कोई क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसके पार्ट्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे चैप्टर शुरू करने से पहले, तो हम पहले इसमें टॉपिक वाइज समझते हैं किस किस टाइप में क्या होता है और किस टाइप में क्या नहीं होता है। तो पहले पढ़ लेते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इन अर्ली चलिए हम इसकी बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। इन अर्लियर सिस्टम देयर वाज ए कार्ड रीडर एंड पंच कार्ड एज इनपुट डिवाइस एंड प्रिंटर्स एंड puncher of cards were the output device. The user has no option to interact with computer. At that stage, user prepare a job which was having program data and some control information, and he submit that job to a computer operator and offer some time, maybe offer someday, user gets an output of its job program। मतलब इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, बैच मतलब क्या होता है हम समझते हैं। पुराने जमाने में हमारे पास इतने छोटे कंप्यूटर नहीं होते थे, कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा आता था और इनकी स्पीड भी बहुत कम होती थी। तो उस टाइम पे हम कार्ड रीडर यूज कर सकते थे और कार्ड पंचर यूज कर सकते थे। जो कार्ड रीडर यूज होता था वो इनपुट डिवाइस, और कार्ड पंचर जो यूज होता था वो आउटपुट डिवाइस। तो पुराने जमाने में जब हमें किसी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना होता था तो कोई बंदा डायरेक्ट, या कोई जॉब करानी होती थी तो कोई बंदा कंप्यूटर को डायरेक्ट जॉब नहीं दे सकता था, और करना कंप्यूटर डायरेक्ट जॉब कर सकता था। तो इसके लिए हम एक जॉब जॉब जो है उसको हम पूरा प्रोग्राम कर लेते थे, उसके बाद कंप्यूटर के अंदर हम डाल देते थे, और 7 से 10 दिन के अंदर कंप्यूटर उसका उसके जो भी जॉब करना था वो जॉब करके हमें 7 से 8 दिन में वो हमें प्रोवाइड कर देता था, वो पंचर ऑफ कार्ड और प्रिंटर्स के थ्रू। तो इसका मतलब ये होता था कि हमें थोड़ा वेट करना पड़ता था। तो ये बैच सिस्टम, इसलिए इसका नाम बैच ओएस इसलिए पड़ा क्योंकि ये स्पीड फास्ट करने के लिए अपनी स्पीड फास्ट करने के लिए वो बैच बना लेता था। बैच मतलब क्या होता है कि हम एक कंबाइंड ग्रुप बना ले, बैच बना ले। हमने कभी सुना होगा बैचमेट्स, मतलब जो आपस साथ में पढ़े हुए हैं उनको बैचमेट्स बोला जाता है। तो वैसे ही बैच सिस्टम में हम इसमें ग्रुप बना लेते थे, और बहुत बच्चे जैसे सिमिलर काम है, जैसे किसी को प्लस करवाना है, किसी को माइनस कराना है, किसी को 10 बंदे हैं जिन्हें प्लस करवाना है और 5 बंदे जिन्हें माइनस कराने हैं, तो वो प्लस का अलग बैच बना लेगा और माइनस का अलग बैच बना लेगा, जो कि इसे स्पीडिंग अप करने में, प्रोसेस को स्पीडिंग अप करने में इसकी मदद करेगा। तो ये हमारा पूरा होता है बैच सिस्टम।
तो अब अगला हम ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला पार्ट पढ़ लेते हैं, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, चलिए पहले बुकिश लैंग्वेज समझते हैं। आफ्टर कमिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पूलिंग, multi-programming system evolves. In this system, more than one job resides in the computer memory. OS selects one of the job beginning. Execution of the one of the job resides in the memory. There may be some I/O operations required for the completing this job. So in the meantime of another process beginning and its execution and process is going on. After some time, the first job finished waiting and get CPU back. In multi-program system, CPU never sits idly. तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसे हम बोलते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग के बारे में हम एक्सप्लेन से इसके बारे में अगले उसमें समझेंगे, मगर हम स्पूलिंग कॉन्सेप्ट को एक हल्के से देख लेते हैं और इसका मतलब समझ लेते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारे मल्टीपल जॉब एक साथ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल जॉब कर सकता है इसमें, इसका मतलब यही है, साफ हमें इसके हेडिंग से ही समझ आ रहा है। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मल्टीपल जॉब एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है अपने अपने सिस्टम के अंदर। तो मान लीजिए कभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में दो जॉब एक साथ आए, पहले एक जॉब आया, उसके बाद दूसरे पे दूसरा जॉब आया। जब पहला जॉब आया तो पहले जॉब को कुछ आईओ ऑपरेशन करना होगा, पहले उसने एग्जीक्यूशन कर लिया, उसके बाद कुछ उसको आईओ ऑपरेशन करना पड़ा। आईओ ऑपरेशन करने में सीपीयू को वेट करना पड़ेगा, वो खाली बैठेगा, उसके पास कुछ काम नहीं होगा। उसी टाइम पे जब दूसरा जॉब आया वो एग्जीक्यूशन करने लग जाएगा, और जो फर्स्ट जॉब था उसको आईओ ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो वो आईओ ऑपरेशन करेगा, और दूसरा जॉब जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कर लेगा। मतलब सीपीयू कभी भी इसमें आइडियली नहीं बैठ रहा है, मतलब एक जब एग्जीक्यूशन कर रहा है तो दूसरा आईओ ऑपरेशन ले रहा है, ठीक है, और जब दूसरा आईओ ऑपरेशन उसका खत्म हो गया तो वो वापस सीपीयू में आ जाएगा, और सीपीयू के साथ फिर वो एग्जीक्यूशन करेगा, और उसके बाद फिर जब दूसरा वाला आईओ ऑपरेशन में चले जाएगा। तो इसमें सीपीयू हमारा कभी भी आइडियल नहीं बैठता है। तो इसी से हमें समझ आ रहा है कि मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये एक बेनिफिट था, और इसने बैच सिस्टम से ज्यादा स्पीड गेन करी थी, ये जल्दी जॉब कर सकता था और जल्दी जॉब कर सकता था। तो हमारा थर्ड पार्ट आता है टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग और इंटरैक्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, पहले हम इसकी बुकिश लैंग्वेज समझ लेते हैं, फिर समझेंगे हम इसकी explanation. Time sharing multitasking is a logical extension of multi-programming. The CPU executes multiple jobs by switching among them, but the switching occurs too fast frequently that user can interact with each program while it is running. A program shared as OS allow many users to share the computers simultaneously. User as the system switches rapidly from one user to next, each user is given impression that entire computer system is dedicated to him for use even though it is shared by many users. अच्छा, इसका मतलब समझिए, जो ये टाइम शेयरिंग है ये एक लॉजिकल एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का। कैसे, उसमें भी कभी भी सीपीयू आइडियल नहीं बैठता था, इसमें भी कभी भी सीपीयू आइडियल नहीं बैठता है। हम टाइम शेयरिंग का रियल एग्जांपल समझने के लिए हम एक चीज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक प्रिंटर है और एक कंप्यूटर सिस्टम है। एक प्रिंटर है और एक कंप्यूटर सिस्टम है, हमने कंप्यूटर में दो जॉब दे रखे हैं। एक जॉब दे रखा है कि प्रिंट करने का 100 पेज प्रिंट करने हैं, और दूसरा जॉब हमने कर रखा है कि कुछ ऑपरेशन करने हैं, प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें सीपीयू कैसे काम करेगा, इसमें स्विचिंग टेक्निक की यूज होती है। स्विचिंग टेक्निक क्या होती है हम वो आपको बताते हैं। स्विचिंग इसमें अब इस रियल एग्जांपल में हमारा सीपीयू कैसे वर्क करेगा। हमारा सीपीयू 2 सेकंड प्रिंटर को देगा, और प्रिंटर को वो 10 पेज प्रिंट आउट निकालने के लिए वो उसमें बफर जनरेट कर देगा। प्रिंटर में उसने 10 पेज निकालने के लिए बफर जनरेट कर दिया। अब वो सीपीयू 2 सेकंड के लिए चला गया, स्विच हो गया एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, कुछ अपना अलग काम करने के लिए। उसके बाद फिर 2 सेकंड हो गए उधर एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त, उसके बाद फिर वो 2 सेकंड के बाद फिर स्विच कर देगा
फिर वो प्रिंटर के पास आएगा। अभी तक 2 पेज निकले थे प्रिंटर के, 2 पेज निकले होंगे प्रिंटर के, मगर इसके बफर में 10 पेज हमें पहले से ही रखे थे। और उसके बाद फिर सीपीयू जब 2 सेकंड के बाद आया, फिर इसके बफर में 10 पेज एंटर कर देगा। ठीक है, तो अब इसके पास 20 पेज बफर में हो गए और अभी तक इसने 2 पेज निकाले हैं। उसके बाद फिर ये ऑपरेशन करने चले जाएगा, 2 सेकंड के बाद फिर ये स्विच होके प्रिंटर के पास आ जाएगा और प्रिंटर को फिर 10 पेज का बफर बना देगा और इसके पास 30 पेज हो गए और इसने अभी तक 5 प्रिंट आउट किए हैं। तो इसमें प्रिंटर को लगेगा कि ये जो सीपीयू है वो एंटायर टाइम मुझे ही दे रहा है, ठीक है, और किसी के लिए डेडिकेटेड नहीं है। मगर सीपीयू इतनी तेज से स्विचिंग करता है कि हमें पता ही नहीं लगता, मतलब किसी जो ऑपरेशन कोई जॉब होता है उसको पता ही नहीं लगता कि ये हमारे अलावा किसी और को भी अपने फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यही एक टाइम शेयरिंग का रियल एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए, हमने अभी स्पूलिंग पढ़ा था कहीं, तो स्पूलिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसमें क्या होता है। स्पूलिंग कॉन्सेप्ट 2 नंबर में पक्का आएगा, किसी भी यूनिवर्सिटीज में ले लीजिए, डीटीयू से आईपी से लेके एकेटीयू और जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सब में ये आएगा ही आएगा स्पूलिंग कॉन्सेप्ट। स्पूलिंग कॉन्सेप्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। पेरिफेरल का मतलब होता है आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, उसको हम पेरिफेरल बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशंस होते हैं उसको पेरिफेरल ऑपरेशंस बोलते हैं। तो मतलब जो साइमल्टेनियसली इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करे उसको स्पूलिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका हमने ये फिगर देख लेते हैं पहले। ये एक डेटाबेस है, ये आईओ डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, और ये सीपीयू है, और ये आउटपुट डिवाइस है लाइन प्रिंटर, और इनपुट डिवाइस है कार्ड रीडर। ठीक है, तो इसमें होता क्या है पहले हम फिगर से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिगर से एक्सप्लेन कर लेंगे। When a job is executed, the OS satisfies its request for card reader input by reading from the disk, and simultaneously when the job requests a printer to output of a time, that line is copied into the system buffer and it returned to disk when the job completed. The output is actually printed. This form of processing is called spooling. मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको प्रिंटर और कोई एक अनदर ऑपरेशन है वो करते हुए समझाया था। तो इसमें वही हुआ, मान लीजिए जैसे इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस हमारा है और कोई ऑपरेशन कर रहा है, प्रिंटर मतलब प्रिंटर को हमें कमांड देनी है 10 प्रिंट निकालने के लिए, और एक हमारा दूसरा काम चल रहा है कुछ ऑपरेशन करने का। ठीक है, तो 2 सेकंड जब हमने इसको दिए तो इसके बफर में, डाटाबेस इसका बफर है, डेटाबेस में इसके 10 पेज हमारे इकट्ठे हो गए, बफर बन गया कि 10 पेज प्रिंट तुम निकाल सकते हो। मैंने इसको 10 पेज प्रिंट निकालने के लिए बफर, इतना बफर मैंने इसको दे दिया है। तो जब लाइन प्रिंटर इसको निकालने के लिए सोचेगा तो इसके 10 पेज निकाल सकता है। मगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की आपने सुना ही होगा, पेरिफेरल ऑपरेशन की स्पीड बहुत स्लो होती है, वो बहुत स्लो काम करता है क्योंकि सीपीयू की स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, और आईओ ऑपरेशन जो होता है वो बहुत स्लो रेट में होता है। ठीक है, तो जब इसके बफर में 10 पेज आ गए और ये जब अभी तक 2 निकाल पाया, जब स्विचिंग होके जब सीपीयू दोबारा इसके पास आएगा तब इसके बफर में फिर 20 पेज भर देगा। ठीक है, और ये अभी तक 5 ही निकाल पाया। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट वो रियल एग्जाम्पल पे है जो मैंने आपको इसमें दिया था। तो इस ये 100% 2 नंबर मार्क्स में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे स्पूलिंग। ठीक है, तो अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला पार्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, टाइप आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें नाम से ही पता चल रहा है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसर इसमें होंगे। तो इसकी बुकिश लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इन मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम देयर आर मोर देन वन प्रोसेसर। देखिए आ गया, एक से ज्यादा प्रोसेसर होंगे इसके अंदर। इन क्लोज कम्युनिकेशन शेयरिंग द कंप्यूटर बस, द क्लॉक एंड सम टाइम मेमोरी एंड फिजिकल डिवाइस। These systems are referred as tightly coupled system। मतलब इसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, और ये क्लोज कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, शेयरिंग कंप्यूटर का, और ये कुछ बसेस भी करते हैं, एड्रेस बस और एड्रेस बस, ये सारी जो बसेस है ये भी ये शेयर करते हैं।
क्लॉक टाइम भी शेयर करते हैं और मेमोरी भी शेयर करते हैं, फिजिकल डिवाइस भी शेयर करते हैं। तो ये एक टाइटली कपल्ड सिस्टम होता है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम टाइटली कपल्ड होंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक खराब भी हो जाए तो दूसरा काम करता रहेगा, इसके एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके आउटपुट देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बस थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, यही अगर एक प्रोसेसर खत्म भी हो गया, खराब भी हो गया तब भी। तो ये एक सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है कि मान लीजिए किसी कंपनी में 100 कंप्यूटर है, ठीक है। अब मान लीजिए सिंगल प्रोसेसर वाला हुआ, मतलब एक प्रोसेसर खराब हो गया, तो मतलब कंपनी के 100 कंप्यूटर लैपटॉप नहीं चलेंगे, कंप्यूटर नहीं चलेगा, तो उसका लॉस हो जाएगा। तो कंपनीज में मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कि अगर एक खराब भी हो गया तो दूसरे की मदद से वो हमारे सिस्टम चलते रहे और हमारा काम चलता रहे। तो इसका यूज यही होता है। इसके 3 एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। मैंने आपको एडवांटेज बता ही रहा था, 3 एडवांटेज। ये 2 मार्क्स में आ सकता है, 90% चांस है इसके आने के। तो इसके 3 एडवांटेज पढ़ लेते हैं। इंक्रीज थ्रूपुट। थ्रूपुट मतलब क्या होता है? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसर वी होप टू गेट मोर वर्क डन इन लेस टाइम। मतलब जब ज्यादा प्रोसेसर होंगे तो इसकी स्पीड भी कुछ मायने में तेज होगी। ये नहीं कह रहा कि सुपर फास्ट हो जाएगा, मगर कुछ मायने में इसकी स्पीड तेज होगी ही होगी, क्योंकि ज्यादा प्रोसेसर होने से स्पीड तेज होती होती है। तो ये थ्रूपुट इंक्रीज करेगा, ठीक है। सेकंड आता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। जब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होंगे, मल्टी प्रोसेस सिस्टम टू सेव मनी एज दे शेयर पेरिफेरल मास स्टोरेज एंड पावर सप्लाई। जब मल्टी प्रोसेसर, अब हम सोचेंगे कि ये इकोनॉमी स्केल कैसे हो सकता है, जब हम इसमें ज्यादा प्रोसेसर लगा रहे हैं तो इसका रेट भी बढ़ना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। आप मान लीजिए अगर ज्यादा प्रोसेसर लगा रहे हैं तो उसके अंदर ज्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो आपको हार्ड डिस्क वगैरह में कम वो हार्ड डिस्क वगैरह में कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो उसका पैसा बचा आपका। मान लीजिए अगर आपका काम, पहले वाले को लेते हैं कि इंक्रीज थ्रूपुट होता है, अगर आपका काम जल्दी हो जाता है, ठीक है, तो आपका काम अगर जल्दी हो गया तो आपकी बिजली की बिल का बचत हुआ, ठीक है। तो बिजली की बिल का बचत हुआ, मतलब इससे भी हमारे पैसे का बचत हुआ। तो मतलब अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो इकोनॉमी स्केल पे ये अच्छा होता है, ठीक है। ये हमें इकोनॉमी में फायदा पहुंचाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो हम अगर वैसे देखेंगे कि हम 2 प्रोसेसर लगा रहे हैं तो भाई पैसा तो खर्च आएगा, मगर अगर हम आइडियली सोचेंगे तो इसका मतलब कुछ और होता है। तो अगर हम थर्ड इसका एडवांटेज देखते हैं, इंक्रीज रिलायबिलिटी। मतलब क्या हुआ? इफ फंक्शन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली अमॉन्ग सर्वर प्रोसेसर्स, then the failure of one processor will not halt the system, only slow it down। मतलब वही बात आ गई, मैंने कहा अगर बहुत सारे प्रोसेसर हम यूज कर रहे होंगे तो एक प्रोसेसर अगर फेलियर हो जाएगा तब भी सिस्टम हमारा पूरी तरह से रुकेगा नहीं, वो स्लो जरूर हो जाएगा मगर रुकेगा नहीं प्रोसेस। तो इससे क्या हुआ? रिलायबिलिटी बढ़ी, मतलब रिलायबिलिटी पे ये इंक्रीज हुई रिलायबिलिटी। तो ये हमारे 3 इसके एडवांटेज हो गए। ये एडवांटेज पक्का पूछ सकता है। पहला एडवांटेज क्या हुआ? इंक्रीज थ्रूपुट। सेकंड इकोनॉमी ऑफ स्केल। थर्ड हुआ इंक्रीज रिलायबिलिटी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मल्टी प्रोसेसर के 2 टाइप होते हैं, एक सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, दूसरा होता है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। और इसके बारे में हम समझ लेते हैं क्या होता है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, in these each processor run an identical copy of the OS and these copies can be communicate to each other। all processors share common memory। इसका मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए आपने कभी टीवी शोरूम में गए होंगे, टीवी शोरूम में आपने देखा होगा कि एक टीवी में जो चल रहा होता है वो सारी टीवी में चल रहा होता है। मान लीजिए कोई मैच ही चल रहा है तो वो सारी टीवी में मैच ही चल रहा होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया एक सिमेट्रिक एमपीएस का, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक आइडेंटिकली कॉपी सब में चलेगी। एक वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आइडेंटिकली कॉपी चलाएगा सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब ईच प्रोसेसर में आइडेंटिकली कॉपी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगी, एक जैसा चीज चलेगी और एक जैसी मेमोरी शेयर होगी। तो मैंने इसको रियल एग्जांपल से समझा दिया। और एसिमेट्रिक एमपीएस मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लेते हैं। इन दिस ईच प्रोसेसर इज असाइन्ड अ स्पेसिफिक टास्क। A master processor control the system, the
other processor either look to the master for instruction or have predefined tasks. The master processor scheduled and allocate work to solve processors. All processor have their own local memories. इसका मतलब क्या होता है? आपने 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 देखा होगा कि मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट आपने उसमें पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में भी मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और COA में भी है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन में भी है मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट। वही मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट एसिमेट्रिक एमपीएस में लगता है। वो कैसे लगता है? ठीक है, ईच प्रोसेसर जो होता है उसको अलग अलग स्पेसिफिक टास्क हमें दिया जाता है। मतलब इसमें सारे प्रोसेसर को अलग अलग टास्क दिया गया है, अलग अलग टास्क दिया है, और इसमें एक हमें मास्टर बना दिया है। जैसे हम COA में मास्टर बनाते हैं, बस में मास्टर बना दिया, ठीक है, तो वैसे ही हमने इसमें मास्टर बना दिया, मास्टर जो कंट्रोल करे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरे जो सिस्टम लगे हुए हैं, प्रोसेसर लगे हुए हैं उनको, ठीक है। तो इसमें अदर प्रोसेस जो होता है उसको कुछ स्पेसिफिक टास्क भी दिया जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क वो करते हैं, ठीक है, और जो होता है वो या प्री डिफाइंड टास्क करते हैं। मतलब जो मास्टर उसे टास्क देगा वो टास्क उसके करेंगे। तो इसमें मास्टर स्लेव का प्रोसेस चलता है, ठीक है, और ऑल प्रोसेस जो होते हैं इसमें जितने प्रोसेस उसकी सबकी सेम मेमोरी होती है। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं इसमें। कभी कभी जैसे बहुत रेयरली होता है, मगर कभी कभी ये चांस होता है कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एमपीएस में डिफरेंस पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में। जैसे 2011 AKTU में सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें डिफरेंस भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए सिमेट्रिक एमपीएस में क्या होता है कि सारे प्रोसेसर होते हैं वो आइडेंटिकली वर्क करते हैं, उसमें जो होती है एक ही प्रकार की मेमोरी शेयर होती है। और एसिमेट्रिक में क्या हुआ कि इसमें सारे प्रोसेसर को अलग अलग काम, स्पेसिफाइड टास्क दिए जाते हैं, और ये सारे प्रोसेसर जो होते हैं वो अपनी ओन लोकल मेमोरी होती है इनके पास, ठीक है। तो हमने इसमें 2 डिफरेंस जान लिए, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप पे बढ़ जाते हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है चलिए समझते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटिव OS डिपेंड ऑन द नेटवर्किंग फॉर देयर ऑपरेशन। इट प्रोवाइड रिसोर्स शेयरिंग across the boundary of a single computer system. It looks to user like a single machine OS. Distributed OS is one that look at user to like an ordinary OS, but it run in the multiple independent CPU. मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को हम एक टाइप पे एग्जांपल लेते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है, मगर हम मान लेते हैं कि ये एक मतलब एक टोपोलॉजी जैसा होती है। जब हमने बहुत सारी टोपोलॉजी पढ़ी होगी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, नॉर्मल टोपोलॉजी, बहुत सारी टोपोलॉजीज होती है, हमने वो पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक टोपोलॉजी के जैसे काम करता है, ठीक है। ये डिपेंड होता है नेटवर्किंग पे, ठीक है। और नेटवर्किंग मतलब इसमें भी एक मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, मगर हम बोलते नहीं है, मगर इसमें भी लगता है मास्टर स्लेव का। मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव OS इज वन दैट लुक टू इट्स यूजर लाइक एन ऑर्डिनरी OS, बट मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमें लगता है कि वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, मतलब एक ही CPU पे काम कर रहा है, मगर वो मल्टी CPU पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब यही होता है कि वो मल्टीपल CPU पे काम करता है और ये नेटवर्किंग पे बेस होता है, ठीक है। और इट यूजर लाइक अ सिंगल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये इसके पूरे हमने क्लासिफिकेशन समझ लिए और इसके बारे में समझ लिया डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब। अब एडवांटेज देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के। पहला एग्जांपल होता है रिसोर्स शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ software libraries, database, and hardware resources like a hardware disks, printers can be done among all the computer and the user. मतलब मान लीजिए एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम सारे कंप्यूटर में चल रहा है, तो उसमें एक ही टाइम पे हम सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को हमने मान लीजिए कंपनी है, एक कंपनी में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम सब पे चल रहा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, मान लीजिए एक बॉस को एक फाइल भेजनी है, सारे एम्प्लॉयज नोटिस भेजना है सारे एम्प्लॉयज के पास, तो वो सारे एम्प्लॉयज के कंप्यूटर में एक एक नोटिस की कॉपी प्रोवाइड करा देगा। तो इसमें शेयरिंग इंफॉर्मेशन इजी हो गई, तो इसलिए रिसोर्स शेयरिंग इसमें इजी हो जाती है। ये हमने पहला बेनिफिट पढ़ा इसका। दूसरा होता है हाई रिलायबिलिटी।
मतलब क्या हुआ, हाई रिलेबिलिटी रेफर टू द डिग्री ऑफ टॉलरेंस अगेन एरर एंड कंपोनेंट फेलियर. If one hard disk failure or is unavailable, the program can be used in the some another hard disk. मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक सिस्टम खराब हो गया. टोपोलॉजीज में क्या होता है, आपने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी होगी. स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सिस्टम खराब हो गया, ठीक है, तो ये नहीं है कि पूरी टोपोलॉजी खराब हो गई, वो सिस्टम खराब हो गया, हम दूसरे सिस्टम पे काम कर सकते हैं. तो वैसी हाई रिलेबिलिटी का इसमें ये है कि मान लीजिए एक हार्ड डिस्क खराब हो गई, तो ये नहीं है कि हम दूसरे में काम नहीं कर सकते, हम दूसरे कंप्यूटर में बैठ जाएंगे काम करने के लिए. तो इसका ये फायदा हुआ, हाई रिलेबिलिटी. और थर्ड हुआ शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम एंड हाई थ्रूपुट. मतलब ये जल्दी आउटपुट दे देगा, ठीक है, और इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपने पार्ट पे. रियल टाइम ओएस. दिस इज अ स्पेशल पर्पस ऑफ ओएस which is used to control autonomous systems such as a satellite, robot, etc. मतलब ये एक स्पेशल ओएस है जो स्पेस एजेंसी में यूज होता है, ठीक है, इसरो में यूज होता है, नासा में यूज होता है, और रोबोटिक्स में यूज होता है, एआई में यूज होता है. ठीक है, तो ये बहुत सारी वो जो हाई प्रोफाइल कंपनियां होती है वो इसको यूज करती है. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सैटेलाइट्स में यूज हुआ, रोबोट्स में यूज हुआ. ठीक है, ए रियल टाइम सिस्टम इज वन दैट मस्ट रिएक्ट टू इनपुट एंड रिस्पॉन्ड देम क्विकली. आपने सुपर कंप्यूटर सुना होगा, सुपर कंप्यूटर में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है कि अगर हम उसमें जो इनपुट देंगे तो उसका बहुत जल्दी हमें आउटपुट मिल जाएगा, मतलब इसका थ्रूपुट बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो ए रियल टाइम सिस्टम हैज फिक्स्ड टाइम, प्रोसेस मस्ट बी डन विद इन अ डिफाइंड कांस्टेंट और सिस्टम विल बी फेल. इसका मतलब यही है कि वो फिक्स्ड टाइम में काम करता है. ठीक है, हम इसमें ज्यादा लोड नहीं दे सकते. ठीक है, इसका मतलब यही है. ठीक है, रियल टाइम सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के भी टू टाइप्स होते हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. इसके बारे में समझ लेते हैं. ए हार्ड आरटीएस guarantees that critical tasks be completed on time. This goal required that all delay in the system be bounded. मतलब जो हार्ड टाइम सिस्टम होता है वो टाइम बाउंडेड होता है. ठीक है, वो जो है वो अपने टाइम पे डिपेंड रहेगा कि हमें इस टाइम पे देना है, तो इस टाइम पे हमें आउटपुट प्रोवाइड करना ही करना है. जैसे अगर आपको किसी कंपनी में बॉस कह दे कि इस टाइम ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन तक तुम्हें प्रोजेक्ट सबमिट करना ही करना है, तो वो हमारा हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल हो गया. सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, दिस इज अ लेस रिस्ट्रिक्टेड टाइप. इन दिस critically real time tasks get priority over the other task. Real OS user priority scheduling algo to perform the execution of task. मतलब ये लेस रिस्ट्रिक्टेड होता है. ठीक है, इसमें हम प्रायोरिटी लेवल बनाते हैं, जिसको पहले करवाना है उसको प्रायोरिटी हम पहले देंगे, और जिसको बाद में कराना है उसकी प्रायोरिटी बाद में देंगे. ठीक है, तो इसमें प्रायोरिटी लेवल चलता है. ठीक है, और इसमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गो चलती है. प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गो चलती है एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क के लिए, मतलब एग्जीक्यूट कराने के लिए किसी टास्क को. ठीक है, तो हमने ये देख लिया. तो इसका आसान तरीका है याद करने का, जितने टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसको याद करने का आसान तरीका है BMT-MDR. BMT-MDR. बी मतलब बल्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. और डी मतलब क्या था, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी मतलब था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. हाँ, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. मतलब हमने देख लिया BMT-MDR तरीका. याद करने का तरीका डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का BMT-MDR. ठीक है, ये हमने याद करने का तरीका बता दिया आपको. अब इसके हम फंक्शन, जो हमने पढ़ा था फंक्शंस, ये 100% दो, इस यूनिट के दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. और सर्विसेज भी इसकी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सर्विसेज को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो पहले हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. पहला फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस मैनेजमेंट. A process can be thought as a program in execution. A program by itself is not a process. A program is passive entity, whereas a process is active entity.
वेयर अ प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। देखिए इसमें प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस समझाया गया है। ए प्रोसेस कैन बी थॉट एज एन ओएस प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। मतलब जो एक प्रोसेस है वो प्रोग्राम ओएस में एक प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम प्रोसेस है, ठीक है। तो जो प्रोग्राम होता है वो पैसिव एंटिटी होता है, ठीक है, और जो प्रोसेस होता है वो एक्टिव एंटिटी होती है, ठीक है। ठीक है, तो अब मैंने ये देख लिया। उसके बाद फिर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस मस्ट बी सिक्वेंटली। मतलब जो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होती है वो सिक्वेंशली होती है, मतलब ऑर्डर वाइज चलता है। द ओएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, हमने इसमें क्या पढ़ा पहले प्रोसेस मैनेजमेंट में? पहले हमने देखा कि प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या अंतर है। उसके बाद फिर ये सिक्वेंटली वर्क करता है। उसके बाद फिर हम कुछ एक्टिविटीज इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे किसी भी प्रोसेस को करने के लिए क्रिएशन एंड डिलीशन होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेस होगा, मतलब कभी रोक सकते हैं या बंद करने के लिए। प्रोवाइड मेथड फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होगा, ठीक है। प्रोवाइड मेथड फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन होगा, उसकी कम्युनिकेशन के लिए भी कुछ ना कुछ होगा। प्रोवाइड मेथड फॉर डेडलॉक हैंडलिंग भी होगा, डेडलॉक हैंडलिंग भी होगा, ठीक है। डेडलॉक का हम अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये 3rd यूनिट में आता है। डेडलॉक का पूरा एक टॉपिक है डेडलॉक, ठीक है। एक एग्जांपल बता देता हूँ डेडलॉक का कि आपको समझ आ जाए। जैसे एक ट्रैफिक लाइट है, चारों एक चौराहा है, उसमें एक ट्रैफिक लाइट लगी है, वो ट्रैफिक लाइट खराब हो गई, ठीक है। चारों साइड के लोग को पता नहीं चला कि किधर की ट्रैफिक लाइट ठीक है, वो कुछ भी दिखा रहा था, ठीक है। तो चारों साइड की जो गाड़ियां थी वो आपस में आके जाम लग गया उनमें। अब जाम ऐसा लगा कि कोई गाड़ी ना पीछे जा सकती है, ठीक है, और ना कोई गाड़ी आगे आ सकती है जिससे जाम खुल सके। तो ये एक सिचुएशन डेडलॉक सिचुएशन हो गई। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, वो हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे। तो हमने ये प्रोसेस मैनेजमेंट में देख लिया कि क्या होती है। पहले हम क्रिएशन करते हैं, उसके बाद फिर हमें कभी रोकना है, कभी सस्पेंड करना है उस प्रोसेस को, उस प्रोसेस की कम्युनिकेशन कैसे करनी है, और कैसे और डेडलॉक का कैसे हैंडल कर सके। तो ये 5 तरीके हो गए जो हम इसमें एक्टिविटीज होती है प्रोसेस मैनेजमेंट में। फिर आया मेन मेमोरी मैनेजमेंट। मेन मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? ये जनरली लार्ज स्टोरेज डिवाइस दैट द सीपीयू इज एबल टू एड्रेस एंड एक्सेस डायरेक्टली। मतलब मेन मेमोरी मैनेजमेंट ये होता है कि ये एक लार्ज स्टोरेज डिवाइस होता है जिससे सीपीयू जो है वो एड्रेस कर सके और आसानी से डायरेक्टली यूज कर सके इसको मेन मेमोरीज में, ठीक है। तो ये किस लिए यूज होता है? टू इम्प्रूव द सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड स्पीड ऑफ कंप्यूटर वी मस्ट कीप द सर्वर प्रोग्राम्स इन द मेन मेमोरी, ठीक है। हमें जो सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ाना है और स्पीड बढ़ानी है कंप्यूटर की, तो हमें कुछ प्रोग्राम जो है वो हमें मेन मेमोरी में स्टोर करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एंड द एफिशिएंसी स्कीम आर डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन। इसमें भी कुछ स्कीम्स होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओएस इन मेन मेमोरी, इसमें क्या होती है? कीप ट्रैक विच पार्ट ऑफ द मेमोरी इज बीइंग यूज्ड एंड बाय whom। मतलब इसमें ट्रैक रखना, पार्ट रखना, एक पूरा रिकॉर्ड रखना कि कहाँ पे यूज हुई है और किसने यूज की है उस मेमोरी को। फिर डिसाइडिंग विच प्रोसेस आर टू बी लोडेड इनटू द मेमोरी एंड व्हेन मेमोरी स्पेस बिकम एम्प्टी। मतलब कहाँ वो मेमोरी यूज हो रही है, लोडेड हो रही है, और वो कब कब वो अवेलेबल होगी दूसरे प्रोसेस के लिए, ठीक है। थर्ड है एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडेड। मतलब उसमें एलोकेट करना, डी एलोकेट करना मेमोरी स्पेस में जब उसका इस्तेमाल हो, ठीक है। तो ये हो गई इसकी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला ट्रैक रखना मेमोरी पे कहाँ यूज हो रही है, कौन यूज कर रहा है। दूसरा कि उस प्रोसेस में क्या लोड हो रहा है और वो कब तक खाली हो जाएगा दूसरे प्रोसेसर के लिए। और तीसरा एलोकेटिंग और डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस, ठीक है। उसके बाद फिर आता है फाइल मैनेजमेंट। ए फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिफाइंड बाय इट्स यूजर एंड ए फाइल इज रिप्रेजेंट द प्रोग्रामर एंड द डाटा फाइल। मतलब फाइल मैनेजमेंट में कैसे फाइल को मैनेज कर सके, ठीक है। इसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। क्या होती है? क्रिएशन एंड डिलीशन फाइल, मतलब कैसे फाइल को बनाए। क्रिएशन एंड डिलीशन डायरेक्टरीज, उसके अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए वो। मैपिंग फाइल
मैपिंग फाइल इनटू सेकेंडरी ऑनटू सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब उसको हम किसी और उसमें स्टोर करना चाहते हैं तो वो कैसी चीज होगी। ठीक है, बैकअपिंग, ठीक है, मतलब मान लीजिए वो डिलीट हो गया, हमने उसमें कुछ चेंज करना है तो उसका बैकअप कहाँ बनाएंगे। ठीक है, वो तो ये फाइल मैनेजमेंट की चार चीजें होती है, क्रिएट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, उसमें डायरेक्टरीज कैसे ऐड करेंगे, उसकी मैपिंग कैसे होगी, कहाँ स्टोर होगा ये, उसके बाद उसका बैकअप कैसे होगा ये। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आईओ सिस्टम मैनेजमेंट, मतलब इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस को कैसे मैनेज करेंगे, ये आता है। तो ऑन द प्रोसेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन टू हाइड द स्पेसिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस, मतलब इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हम इसकी जो जैसे आपने पढ़ा होगा इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन आपने उप्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है कि उसकी जो चीजें है उसको जो जो उसकी स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है, गाड़ी कैसे चल रही है ये हम यूजर से हाइड करके रखते हैं। यूजर को खाली किससे मतलब है कि गाड़ी चलनी चाहिए, वो कैसे चल रही है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। वैसे ही आईओ सिस्टम, आईओ ऑपरेशन में खाली यूजर को आउटपुट मिलना चाहिए, वो कैसे दे रहा है कैसे नहीं दे रहा है इसको हम हाइड करके रखते हैं यूजर से। ठीक है, आईओ सिस्टम मैनेजमेंट में इसमें इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो इसके अंदर होने चाहिए। ए मेमोरी मैनेजमेंट कंपोनेंट दैट इंक्लूड्स बफरिंग, कैचिंग एंड स्पूलिंग। जो एक मेमोरी मैनेजमेंट है उसमें तीन चीज होनी चाहिए, बफरिंग, कैचिंग और स्पूलिंग। हमने ये तीनों कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ लिए थे। ठीक है, ड्राइव्स फॉर द स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस, मतलब कुछ डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए कुछ ड्राइव्स होनी चाहिए कि हम इसमें स्टोर कर सकें। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होता है, जो हमारी हार्ड डिस्क हो गई ये और बहुत सारी चीजें होती है, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, ये सब हमारी सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में आता है। एज वी कैन नॉट कीप ऑल डाटा इन मेन मेमोरी बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, सो कंप्यूटर सिस्टम मट प्रोवाइड सेकेंडरी स्टोरेज टू बैकअप मेन मेमोरी। ठीक है, मतलब जो मेन मेमोरी होती है वो तो बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो उसमें हम सारी चीज रख नहीं सकते, इसलिए हमें अपने बैकअप को बढ़ाने के लिए, स्टोरेज को बढ़ाने के लिए हमें कुछ सेकेंडरी मेमोरी लगानी होती है। जैसे हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स में हार्डवेयर लगाते, वो हार्ड डिस्क लगाते हैं। ठीक है, कभी कभी हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं, वो सारी सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में आ गई। तो इसके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि फ्री स्पेस मैनेजमेंट कर सके, स्टोरेज एलोकेशन कर सके और डिस्क शेड्यूलिंग कर सके, मतलब कैसे मैनेज करना है डाटा को, कहाँ स्टोर करना है। ठीक है, ये सारी चीज इसमें आती है। और फिर इसका लास्ट हो जाता है फंक्शन में आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या होता है, ए प्रोटेक्शन इज एनी मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग द एक्सेस ऑफ प्रोग्राम, प्रोसेस और यूजर टू रिसोर्सेज बाय अ कंप्यूटर सिस्टम। ए प्रोटेक्शन और orientated system can be differentiate between authorized and unauthorized user। मतलब प्रोटेक्शन का हम यूज किस लिए करते हैं कि हम ऑथराइज और अनऑथराइज यूजर पहचान सके, मतलब किसको हमने सारी वो कीज प्रोवाइड की है कि वो कुछ भी चेंज कर सके, कुछ भी उसमें एडिट कर सके और सेव कर सके, तो वो होगा ऑथराइज। अनऑथराइज जिसको हमने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को या कंप्यूटर को रेस्ट्रिक्टेड है, वो उसको यूज नहीं कर सकता, वो अनऑथराइज यूजर हुआ। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है। ठीक है, ये हमें पहचानने में मदद करता है कि कौन सा ऑथराइज यूजर है, कौन सा अनऑथराइज यूजर है। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, सेफ्टी के लिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो हमने इसमें सारे फंक्शन जो है वो पढ़ लिए हैं हमने, फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे इसको, ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं इसको वो देख लेते हैं। इसका याद करने का तरीका क्या है, इसका याद करने का मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ कि जिससे आपको यह बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो इसका है PMFISP। ठीक है, PMFISP ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को याद करने का तरीका है PMFISP। P मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, और इसको अगर हम एक डायलॉग ले तो ऐसे बनेगा, प्रधानमंत्री फैन इंडिया सुपर पावरफुल, प्रधानमंत्री फैन इंडिया सुपर पावरफुल। प्रधानमंत्री पी प्रोसेस मैनेजमेंट, मंत्री मेन मेमोरी मैनेजमेंट, फैन फाइल मैनेजमेंट, इंडिया
आयो मैनेजमेंट, सुपर सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट और पावरफुल प्रोटेक्शन। मतलब प्रधानमंत्री फैन इंडिया सुपर पावरफुल, ये हमारा याद करने का तरीका है फंक्शन ऑफ ओएस को। ठीक है, तो हम इस वीडियो को इधर ही स्टॉप करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप अपनी कयामत की रात को बहुत सुंदर बनाना चाह रहे हैं और एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए। इसका जो दूसरा पार्ट है यूनिट 2 का वो हम अब जल्द लाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं, टाटा, सी यू, बाय बाय, सायोनारा।